पहले तो ये बता दें कि कैपेसिटी पेमेंट्स एग्जैक्ट हैं कितनी कितनी हम आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं? साल की तमाम आईपीपीज इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट 2100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स जाती हैं। और उसमें से हुकूमत की कितनी है और प्राइवेट कितनी है? जो टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है उसमें तकरीबन 50% गवर्नमेंट की है और 50% प्राइवेट है। लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट के नंबर है वो फ़र्क हैं, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर में 2015 के अंदर कोल के प्लांट्स लगे हैं और उनकी कैपेसिटी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 900 अरब है। तो जो 2100 अरब है उसके अंदर बिकॉज कोल के प्लांट्स का कंपोनेंट ज़्यादा है तो इसलिए परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी टोटल मेगावाट रफली 50-50 है दोनों का। ये जो साहिवाल या सीपैक के नीचे हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो लार्जेस्ट चंक जो है इन प्लांट्स का साहिवाल सबसे ज़्यादा खा रहा है। हाँ, इनमें इनका ज़्यादा है। उसकी एक वजह तो ये है कि ये बड़े प्लांट्स हैं। सेकंड वजह ये है कि उनका डेट अभी तक पे नहीं हुआ, बिकॉज डेट का जो टाइम पीरियड होता है 10 साल का होता है, वो अभी तक पे नहीं हुआ। तो इसलिए शुरू के 10 साल कैपेसिटी पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो 2100 अरब तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। जी, बहुत ज़्यादा पैसे। और आप पर यूनिट कितना इस कैपेसिटी पेमेंट्स का चार्ज कर रहे हैं आजकल? तकरीबन 110 बिलियन यूनिट पाकिस्तान में बिकते हैं साल के, तो 19 रुपये पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट है हमारे मुल्क में। 19 रुपये? जी, 19 रुपये। देखें, कैपेसिटी पेमेंट बढ़नी तो थी। इसकी वजह यह है कि जब शुरू में हमारे यहाँ प्लांट्स लगे 90s में तो वो फर्नेस ऑयल और गैस बेस्ड थे। फिर हमने अपना एनर्जी मिक्स चेंज किया, हम मूव हुए टूवर्ड्स LNG और फिर कोल। तो चूंकि हमने एनर्जी मिक्स चेंज किया इन रिन्यूएबल ऑल्सो, तो उसकी वजह से हमारी एनर्जी कॉस्ट कम हुई लेकिन कैपेसिटी पेमेंट बढ़ी। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि दो चीज़ें हुई। एक तो कैपेसिटी पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। सेकेंडली जो प्लांट्स लगे उनकी डिमांड नहीं थी, वो बिजली बिकी नहीं। अगर आज भी सारी बिजली जो पाकिस्तान में बनती है अगर वो बिक जाए तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी। और जो बिजली नहीं बिकी उसकी दो वजूहत थी। एक तो डिमांड हमारे यहाँ इंक्रीज़ नहीं हुई तो हमारी प्लानिंग फंक्शन वॉज फ्लॉड, और सेकेंडली हमने ट्रांसमिशन नेटवर्क में इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये हमारे जो इदारे हैं उनकी बड़ी सीरियस इनकॉम्पिटेंस है कि अगर प्लांट्स लग रहे थे साउथ में सिंध की तरफ और वहाँ से अगर डिमांड हमें नॉर्थ में लानी है तो ट्रांसमिशन को साथ साथ लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगी। तो इन दो वजूहत की बिना पर हमारे यहाँ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पावर की और बिकती नहीं है, इसलिए जो लोग बिल देते हैं उनका पर यूनिट बिल बहुत ज़्यादा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और कितनी बिकती है उसमें से? 45,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन तकरीबन जो जनरेट हो सकती है आफ्टर ऑल द अदर प्लांट के जो फैक्ट हैं, प्लांट्स री ओवरहॉलिंग वगैरह और प्लस उनकी जो टोटल प्रोडक्शन हो सकती है, तो तकरीबन आप 38-39,000 टोटल मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है। और कितनी बिक रही है? समर में हमारे जो पीक होता है वो तकरीबन 26 से 27,000 मेगावाट पर होता है और विंटर के अंदर हमारा 10-12 हज़ार होता है, क्योंकि विंटर में डिमांड कम हो जाती है, एयर कंडीशनर नहीं चल रहे होते सर्दी की। तो सर अगर पीक डिमांड भी ले लें कि आप 27,000 ले लें तो 28 भी कर लें आप, तो आपने 38,000 की जो ऑपरेशनल अवेलेबल कैपेसिटी है आपके पास 38 से 39,000 मेगावाट, तो आपने 10,000 मेगावाट इजाफी क्यों लगाई हुई है? सर ये अगेन एज ए सेट के प्लानिंग का फुकदान था हमारे यहाँ। और हमारे एक्चुअली जो उसकी वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट का रोल पावर सेक्टर की प्लानिंग में बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, फूड है, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर डिटरमिन करता है कि कहाँ पर डिमांड है, उसके हिसाब से सप्लाई आती रहती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट GDP ग्रोथ फोरकास्ट करती है और उस GDP ग्रोथ के बेस पर पावर की सप्लाई फोरकास्ट हो जाती है और फिर वो प्लांट्स अप्रूव हो जाते हैं। सेकेंडली चूँकि जनरेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे, द पॉलिसीज वर वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया कि हमें प्लांट्स लगाने हैं तो बहुत सारे लोग आए और उन्होंने प्लांट्स लगाए। तो इट्स अ प्लानिंग फ्लॉ बेसिकली। कितने ऐसे प्लांट्स हैं IPPs हैं बशमूल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ब्रेकअप भी दे दें जो 0 या 10% या 20% पे चल रहे हैं और हम उन्हें अरबों रुपए कैपेसिटी दें? उसका परसेंटेज देना मुश्किल होगा, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि 94 के अंदर जो प्लांट्स लगे थे वो सारे के सारे फर्नेस ऑयल और गैस पे लगे थे। अगर आज उनको हम चलाते हैं तो उनकी एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज कोल प्लांट सस्ते पड़ते हैं, न्यूक्लियर सस्ता पड़ता है, तो उनका तो प्लांट फैक्टर बहुत कम है। सिमिलरली 2002 के अंदर भी गैस बेस्ड और फर्नेस ऑयल बेस्ड थे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरल गैस पे चलते हैं या लो BTU गैस पे चलते हैं, वो बहुत अच्छा चलते हैं बिकॉज उनकी कॉस्ट कम है। लेकिन जो बाकी हैं जो LNG पे चलेंगे या जो फर्नेस ऑयल पे चलेंगे वो महंगे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका कैपेसिटी फैक्टर किसी का 0 है फॉर एग्जांपल, लेकिन 0 वाले कम है बट
5%, 10%, 15, 20, 25, बहुत ही कम चलने वाले बहुत सारे हैं। बट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से हैं कि वो चलें या ना चलें, हमें पेमेंट करनी है, तो कैपेसिटी पेमेंट फुल कैपेसिटी की जा रही है। वो कितने हैं जो ज़ीरो पे चल रहे हैं? ज़ीरो पे चलने वाले, बिल्कुल ज़ीरो पे अगर आप कहें तो एक या दो होंगे। एक या दो हैं बल्कि, हाँ। बिकॉज देखें ना, कभी कभी समर मुझे कोई वो रज़ाक दाऊद साहब के प्रोजेक्ट के नंबर्स भेज रहे थे, शायद रोश का कोई पावर है, कोई ज़ीरो पे बना रहा है और हम उसको ये 4% पे शायद, तो और उसको हमने इतने अरब पेमेंट कर दी है। हाँ। कोई इस तरह के एक दो और प्रोजेक्ट्स के भी नंबर्स थे। तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये तो बैठ के उनसे बात करनी चाहिए कि आप 0 या 4% पे हैं और आपको इतने अरब हम दे रहे हैं, तो ये गरीब भूखा मुल्क है, इतने पैसे आपको नहीं दे सकता। फ्रेंकली हम बात कर रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट हमने 2020 में भी बात की थी, उस वक्त भी आईपीपीज ने कोऑपरेट किया था। इस बार फिर से बात कर रहे हैं। और जो आपकी रिपोर्ट थी 2020 वाली, उसमें इनिशियली बड़ी हाई होप्स थी, प्रोजेक्शंस भी ऊपर थी कि इतनी हम रिडक्शन ले सकते हैं, बाद में मटीरियलाइज नहीं हुआ वो। तो होता ही है ना हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कि जब काम शुरू होता है तो बहुत ही पैशन के साथ शुरू होता है और बहुत ही हाइप होती है, और फिर बहुत जल्दी हम वो स्टीम लूज़ कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक तो लोगों का फोकस चेंज हो जाता है, सेकेंडली इस तरीके की लॉबीज़ होती हैं कि वो काम कंप्लीट भी नहीं हो पाता। तो ये काम तो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक कि गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस इसके पीछे ना पड़ें। हमारे अगर आप देखें तो ये काम क्यों सही तरीके से नहीं हुआ, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म नहीं कर रहे। हमने जो रिपोर्ट बनाई थी वो एक कमेटी ने बनाई थी 2020 में, जब शुरू में रिपोर्ट बनी, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल जो फॉलोअप था उसका, आपके अलावा मैं कह रहा हूँ बाकी जो इदारे जिनसे हम तवक्को रखते हैं कि सपोर्ट करेंगे, वो लैक करने लग गए थे। उसकी क्या कोई खास वजह थी? मेरे ख्याल में वहाँ से फॉलोअप था, टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की साइड से फॉलोअप नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप से मुझे लगता है कि वो जो खुद नदीम बाबर के प्रोजेक्ट्स थे, तो नदीम बाबर तो नहीं चाहेगा ना कि उसकी आप काट दें बिजली या उसका रेट कम कर दें। हाँ, उस वक्त मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शनरीज थे, इवन मिनिस्ट्री इटसेल्फ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इटसेल्फ, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी थी, इवन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनकी तरफ से नहीं था बाय इन, और वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। निगोसिएशन के अंदर हम लोगों को बैठना पड़ा, हमें उस लेवल का बाय इन नहीं मिला उस वक्त। अगर उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से वो बाय इन आ जाता है, पुश आ जाता, तो शायद ये काम मुकम्मल हो जाता। ये काम मुकम्मल ही नहीं हुआ। अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं? मेरे बारे में वेरी होपफुल। आप आईपीपीज को दोबारा से इंगेज कर रहे हैं, उनसे कायल कर रहे हैं कि रेट कम कर दो, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी, पाकिस्तान की इकॉनमी भी बैठ जाएगी, और आप ही हैंडल कर रहे हैं जी। तो आप समझा लेंगे उनको ये बात? मेरा ख्याल है कि इस बार जो है वो एक तो नीड ऑफ द आवर ये है कि करना पड़ेगा काम। सेकेंडली पाकिस्तान चल नहीं सकता इस तरीके से। एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि लास्ट टाइम भी आईपीपीज ने कोऑपरेट किया था, और जो मुझे लग रहा है इस बार भी आईपीपीज कोऑपरेट करेंगे। हमारी थोड़ी सी मीटिंग शुरू हुई हैं एंड वी हैव सीन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, क्योंकि वो खुद भी समझते हैं, और जिन बिजनेस ग्रुप्स के आईपीपीज हैं उनके और बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं। तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर सही होता है तो उनके और बिजनेसेस में उनको बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर द लार्जेस्ट बिजनेसमैन इन द कंट्री। तो वो जो है मुझे इस वक्त वो बाइन नज़र आ रहा है। सेकेंडली मुझे इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, हर तरफ से वो एक बाइन नज़र आ रहा है। लेकिन खाली आईपीपीज हमें सही करने पड़ेंगे, बिकॉज इनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ हमें इस मुल्क में टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट से निकलना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम हुआ है इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान में हमने 90s में रिफॉर्म शुरू की और हम कंप्लीट नहीं करते। तो हमने गवर्नमेंट को सिंगल बायर रखा है इस मुल्क के अंदर। अब इस एक तरफ आईपीपीज हैं या पावर जनरेटर्स हैं, और एक तरफ कंज्यूमर है, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे डोमेस्टिक यूज़र हो, और बीच में गवर्नमेंट खड़ी हुई है, सरकार इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग फ्रॉम देम एंड सेलिंग टू देम। सरकार हैज़ टू कम आउट, लेट द मार्केट डिसाइड। दुनिया में लेट 90s में, आज से कोई 30 साल पहले, पावर मार्केट्स साउथ अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर बनना शुरू हो गई थी। तो वहाँ पर पावर मार्केट्स हैं, मार्केट फोर्सेस हैं, लोग आते हैं अपनी बिजली बेचते हैं और लोग ख़रीदते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। तो पूरा ये सिस्टम बना हुआ है। तो वी नीड टू क्रिएट दोज मार्केट्स। हमारे यहाँ कोई 6 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है। इस बार हमने बहुत जगह प्रेजेंटेशन में कहा है कि वी नीड टू क्रिएट मार्केट, अक्रॉस द बोर्ड बाय इन है। और मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार अगर अगला 1 से 1.5 साल हमने लग के काम कर लिया तो विल बी एबल टू क्रिएट पावर मार्केट्स इन द कंट्री। मैं 2001 में एक प्रोग्राम था जिसमें हमने कैलिफोर्निया के पावर सेक्टर के ऊपर एज ए जर्नलिस्ट मुझे मौका मिला। तो उसमें वो पीक आवर्स में उनके रेट यहाँ चढ़े होते थे और ऑफ पीक आवर्स में वो नीचे गिरे होते थे, बल्कि बाज़ उनके प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स थे वो नेगेटिव में उस वक्त जा रहे होते थे, क्योंकि सरप्लस पावर जनरेशन है, आपको कोई काम नहीं है। तो वो चीज़ें हमने कर ही नहीं है, 20 साल तो हमने ज़ाया कर दी है, पता नहीं आगे कुछ करेंगे कि नहीं। लेकिन आईपीपीज़ की निगोसिएशंस वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप मियाँ मंशा है, उसके 10 कारोबार हैं, उसके पावर प्रोजेक्ट्स में है, दाऊद ग्रुप है, उसके पावर प्रोजेक्ट्स में है, 10 और कारोबार में। आप उनको
ऑफ़र क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ टेबल पे, ऑप्शंस क्या है उनके लिए? देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनकी बिल्कुल जैसे कि ज़रूरत नहीं है, तो उनको तो टर्मिनेट कर देना बेहतर है। लाइक नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो हाउ मैनी, कितनी तादाद कितनी है 5 प्लांट्स ऐसे हैं और जिनको हमने टर्मिनेट कर दिया? टर्मिनेट बिकॉज एनटीडीसी से हमने पूछा और एनटीडीसी का व्यू ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं तकरीबन 5 प्लांट्स के जिनकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आने वाले वक्तों में, ठीक उनको तो सिस्टम में रखने का फ़ायदा नहीं है। तो उनके साथ हम उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर ऑब्वियसली उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो कि डिस्कस हो रहे हैं और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर मेरा ख्याल है कि अगले थोड़े दिनों में इंशाल्लाह वो डिसीजन हो जाएंगे। हफ्ते 10 दिनों में वो 5 वाला तो काम आप कर लेंगे इंशाल्लाह वो हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा इसके बाद जो बाकी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको हम टेक और पे से चेंज करके टेक एंड पे पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी डिस्पैच फैक्टर बहुत कम है, तो हम उनसे ये निगोशिएट करेंगे कि जो बिजली वो बेचेंगे हम उसकी पेमेंट करेंगे। वो कितने प्रोजेक्ट्स हैं? वो तकरीबन 2002 और 94 की पॉलिसी में जो सेट हुए उस पर 17 प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, उसमें से 12 ऐसे हैं कि जिनका डिस्पैच फैक्टर बहुत कम है, 5 ऐसे जिनके डिस्पैच फैक्टर ज़्यादा है, वो अच्छा चलते हैं। ठीक है। उनके साथ हम निगोशिएट करेंगे कि उन्हें हम टेक एंड पे पे ले जाएंगे, जितनी बिजली लेंगे उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। लेकिन इसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनको अलाइव रखने के लिए एक सर्टन मिनिमम अमाउंट में देनी पड़ेगी, वरना फिर नुकसान होगा उनको। तो हम एक्चुअल बेस पे कैलकुलेट करके वी विल कीप देम अलाइव। बट द आइडिया है इसके अगले 2 सालों में जब पावर मार्केट बन जाए तो सारे के सारे पावर मार्केट में चले जाएं और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए।